धूल उड़ाती सड़कों पर पुलिस की गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। उसके सायरन की आवाज गांव के मेले की चहल पहल को चीरती चली आ रही थी। दरोगा ऋषि के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्हें खबर मिली थी कि एक कुख्यात अपराधी पराशर गांव में छिपा हुआ है। यह वही पराशर था जिसके पीछे ऋषि पिछले कई महीनों से लगा हुआ था। मेले में हर तरफ रौनक थी, रंग बिरंगे झूले, खिलौनों की दुकानें, बच्चों की हंसी और ढोलनगाड़ों की आवाजें माहौल को उमंग से भर रही थीं। लेकिन ऋषि की निगाहें केवल पराशर को तलाश रही थीं। तभी एक अनजान आदमी उनके पास आया और फुसफुसाकर बोला कि पराशर पुराने मंदिर के पीछे छिपा है। ऋषि ने अपनी टीम को इशारा किया और सब मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर के पीछे एक वीरान जगह पर ऋषि को पराशर अकेला बैठा मिला। उसे देखते ही पराशर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। आ गए तुम मेरा पता लगाने, पराशर की आवाज में एक अजीब ठंडक थी। ऋषि ने संयम से जवाब दिया, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हारा पता लगाने ही आया हूँ। तभी पराशर ने पल भर में बंदूक तान दी और गुस्से में बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम्हारा बदला पूरा होगा तो मार दो मुझे। ऋषि की आंखें उसकी आंखों में डटी रहीं, निडर, बेखौफ। उसी वक्त झनक वहां पहुंची। उसके हाथ में खाने की थाली थी जिसमें गर्मा गर्म खाना था। उसने देखा कि बंदूक तनी हुई है। वह थोड़ी देर को सहम गई, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। पराशर ने बंदूक नीचे की, झनक की ओर देखा, फिर थाली की ओर। ऋषि का मन खटक गया। उसे झनक की मासूमियत में एक अजीब गहराई दिखी। लेकिन झनक के चेहरे पर जब उसे ऋषि की पुलिस वर्दी की झलक मिली तो उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि ऋषि, जिसे वह गांव का सीधा सादा आदमी समझ रही थी, असल में पुलिस अफसर है। शहर में दूसरी ओर मून बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी। खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसकी माँ अर्शी उसे ताने मार रही थी, अब भी ऋषि की चिंता हो रही है तुझे। अनिरुद्ध, जो कि मून के पिता थे, बोले, क्या हुआ है वहाँ बाबा? मून ने पूछा तो अनिरुद्ध ने बताया कि ऋषि और आदिति की शादी के बाद वे अलग रहेंगे। अर्शी को गुस्सा आया, आपने क्या बोल दिया उन लोगों को? और वह वहां से गुस्से में चली गई। अनिरुद्ध ने मून को दिलासा दिया, घबराओ मत, ऋषि का कॉल आएगा। वापस गांव में ऋषि का मकसद साफ था, पराशर को पकड़कर कानून के हवाले करना। लेकिन जैसे जैसे वह गांव की तहों में उतरता गया, उसे ऐसे राज पता चलते गए जो उसकी कल्पना से परे थे। एक दिन वह पराशर के घर पहुंचा और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखकर उसके कदम थम गए। उस तस्वीर में एक नन्ही सी बच्ची मुस्कुरा रही थी, और वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि आदिति यानी मून थी। ऋषि स्तब्ध रह गया। क्या उसका अतीत इस अपराधी और गांव से जुड़ा हुआ है? उसी उलझन में उसकी मुलाकात नूतन से हुई, एक गंभीर लेकिन सुलझी हुई महिला, जो गांव की छाया में रहकर अपनी पहचान छुपाए हुए थी। नूतन ने एक और राज खोला। जिस बच्ची को ऋषि मून समझता था, वह उसकी बहन अर्शी की बेटी थी, जिसे नूतन ने 5 साल तक पाला और फिर वापस माता पिता को सौंप दिया। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आया, उसने ऋषि की दुनिया हिला दी। नूतन ने बताया कि वह बच्ची मून वास्तव में उसकी खुद की बेटी है, जिसे उसने अनिरुद्ध से जन्म दिया था, और अर्शी ने भी अनिरुद्ध से ही आदिति को जन्म दिया था। इसका मतलब था कि झनक और मून दोनों सगी बहनें हैं, एक ही पिता की बेटियां, लेकिन अलग अलग माओं से। ऋषि का पूरा नजरिया बदल गया। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह इंसाफ की लड़ाई थी, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश थी, एक माँ को उसकी पहचान दिलाने की जिद थी। झनक, जिसने कभी मून को अपनी गोद में पाला था, जो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अब सामने आने वाली है, एक बहन के रूप में, न कि एक पराई औरत के तौर पर। और मून, जिसे हमेशा यही बताया गया था कि झनक कोई औरत है जिसने उसे बस कुछ समय पाला, अब उसे यह सच्चाई जाननी है कि वह उसकी सगी बहन है। वहीं अनिरुद्ध, जिसने झनक की ममता को कभी सम्मान नहीं दिया, जिसने अपनी ही संतान को अपनाने से इनकार कर दिया, अब उसी सच्चाई से दो चार होने वाला है जिसे वह सालों से नजरअंदाज करता आया है। झनक, जिसने अकेले अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया, बिना किसी सहारे, बिना पराशर और बिना अनिरुद्ध के साथ के,
वह अब वक्त के साथ न केवल अपनी बेटी को एक अच्छी इंसान बनाकर सामने लाई है, बल्कि खुद भी एक मजबूत स्त्री बनकर खड़ी है। 20 साल के लीप के बाद अब झनक की बेटी आत्मनिर्भर, समझदार और दृढ़निश्चयी युवती बन चुकी है। मून भी बड़ी हो गई है, लेकिन अब किस्मत दोनों बहनों को आमने सामने लाने वाली है। सवाल यह है कि जब मून को सच्चाई पता चलेगी कि झनक उसकी बहन है, तो क्या वह उसे अपनाएगी? क्या वह अपनी मां अर्शी की तरह अहंकार और नफरत की राह पर चलेगी, या रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी? और ऋषि, जो अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि झनक का हमसफर, उसका हमदर्द बन चुका है, क्या वह इस बार अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या वह झनक को उस समाज में वह पहचान दिला पाएगा जिसकी वह हकदार है? क्या शहर की चमक में झनक का संघर्ष अपनी जगह बना पाएगा, या फिर पुराने जख्म फिर से उभरेंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपने अपने सच का सामना करना है, जहां रिश्ते, सच्चाई और न्याय की टक्कर होगी, और जहां झनक की जिंदगी एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगी। झनक और ऋषि की वह यात्रा जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, अब एक नई दिशा की ओर बढ़ चुकी थी। वे अब शहर की ओर जा रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ चल रही थी वर्षों की पीड़ा, टूटे रिश्तों की टीस और वह सच्चाई जो समाज के सामने लाना अब एक मिशन बन चुका था। झनक उस जीप में चुपचाप बैठी थी, चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति, लेकिन आंखों में समंदर की तरह उफनता तूफान। ऋषि ड्राइव कर रहा था, मगर मन उसके स्थिर नहीं था। भावनाएं लहरें बनकर अंदर ही अंदर टकरा रही थीं। यह केवल जगह बदलने का सफर नहीं था, यह उस औरत की आवाज को मंच देने का प्रयास था जिसे सालों तक दबाया गया, जिसे मां कहलाने का हक तक नहीं दिया गया। शहर पहुंचकर ऋषि ने झनक को एक महिला पुनर्वास केंद्र से जोड़ा जहां वह औरतों के अधिकारों की लड़ाई में शामिल हो गई। वहां उसे ऐसी महिलाएं मिलीं जिनकी कहानियां झनक को अपने अतीत की याद दिलाती थीं। किसी को धोखा मिला था, कोई सताई गई थी, तो कोई अपने अस्तित्व की तलाश में भटक रही थी। लेकिन इन सब के बीच झनक ने यह देखा कि हर महिला में एक अद्भुत शक्ति थी, एक न रुकने वाली जिजीविषा थी, और यही शक्ति उसे भी ताकत दे रही थी। इसी बीच मून, जिसे अब आदिति के नाम से जाना जाता था, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। वह तेजतर्रार, आत्मविश्वासी और कभी कभी थोड़ी घमंडी भी थी, बिल्कुल अपनी मां अर्शी की परछाई जैसी। पर भीतर से वह अकेली थी, खोई हुई थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा सच से कोसों दूर थी। तभी एक दिन ऋषि ने झनक की एक तस्वीर जानबूझकर मून के पते पर भेज दी। तस्वीर पाकर मून के मन में कुछ हिल गया। वह उस महिला को पहचान नहीं पाई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी समा गई। फिर एक सेमिनार में आदिति की झनक से मुलाकात होती है। दोनों नहीं जानती थीं कि वे कौन हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन आंखों ने कुछ कह दिया था। मून को लगा ये महिला उसके दिल के बहुत करीब है। वह उसे देखती रही, कुछ कह न सकी, पर आंखें उसकी ममता से भर आईं। उधर झनक ने पहली ही नजर में अपनी बेटी को पहचान लिया था, मगर वह चुप रही। ऋषि ने उसे समझाया था, रिश्ते जबरन नहीं बनाए जाते, वे वक्त के साथ पनपते हैं। उधर पराशर को भी यह खबर मिल चुकी थी कि झनक और ऋषि अब शहर में हैं। उसने अपने साजिशों का जाल फिर से बुनना शुरू कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि झनक की सच्चाई सामने आए। उसके पास एक ऐसा राज था जिसे उजागर करना उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता था। असल में मून अर्शी की नहीं बल्कि झनक और अनिरुद्ध की संतान थी। यह सच अगर सामने आ जाता तो उसकी वर्षों की साजिशें धूल में मिल जातीं। उसने अर्शी के साथ मिलकर झनक को बेआबरू किया, उसकी बच्ची को उससे छीन लिया और खुद को बचाकर चलता रहा। ऋषि ने इस पूरे सच को सामने लाने के लिए एक गुप्त डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि आदिति उर्फ मून की जैविक मां झनक है, अर्शी नहीं। ऋषि दुविधा में था, क्या इस सच को अभी सामने लाना चाहिए या सही समय का इंतजार करना चाहिए। तभी शहर पहुंचती है अर्शी, और जब वह अपनी बेटी को झनक के करीब देखती है तो उसका खून खौल उठता है। वह झनक को एक सार्वजनिक मंच पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उसे चरित्रहीन कहती है और उसकी ममता को गंदगी से जोड़ देती है। लेकिन इस बार झनक चुप नहीं रहती। वह मंच पर खड़ी होती है, निडर और सशक्त। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चिंगारियां थीं।
वह बोलती है, हाँ मैं वही औरत हूँ जिसने एक बच्ची को अकेले जन्म दिया, पाला, उसकी हर धड़कन को महसूस किया और आज वह मेरे सामने है, लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रही। पर एक दिन वह जरूर मुझे पहचानेगी, क्योंकि खून की पुकार देर से सही मगर आती जरूर है। भीड़ सन्न हो जाती है। अर्शी को अपनी हार का एहसास होने लगता है। मून इन सब बातों से अनजान अंदर ही अंदर घुट रही थी। तभी उसे ऋषि द्वारा दी गई डायरी हाथ लगती है, जिसमें झनक की जिंदगी की पूरी कहानी दर्ज थी। उसका बचपन, पराशर की क्रूरता, अनिरुद्ध का त्याग, अर्शी का छल और एक माँ की ममता की सच्ची गाथा। मून की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह दौड़ती है झनक के पास और उसे गले लगाकर कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पहचान तक नहीं कर पाई। झनक उसे थाम लेती है। वर्षों का सूखा प्यार की बारिश में भीग जाता है। इधर अनिरुद्ध, जो अब तक सच से मुंह फेरता रहा, ऋषि के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, पर क्या अब भी देर हो गई है? ऋषि उसे शांत स्वर में जवाब देता है, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। अगर सच में पछतावा है तो अपनी दोनों बेटियों को अपनाओ, झनक को उसका सम्मान दो, यही तुम्हारी सजा भी होगी और प्रायश्चित भी। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां 3 पीढ़ियों की महिलाएं खड़ी हैं। झनक ममता की मूरत, मून सच की तलाश में भटकती आत्मा और अर्शी झूठ की दीवारों में कैद एक परछाई। क्या पराशर का राज उजागर होगा? क्या अर्शी अपनी गलती मानेगी? क्या समाज झनक को उसका खोया हुआ मान सम्मान देगा? यही वह सवाल हैं जो आने वाले समय की कहानी तय करेंगे। साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, कई अनसुनी आवाजों की दस्तक है।